हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवीआर लर्निंग प्लेटफॉर्म और मैं आपका मेंटर देवेंद्र कुमार। आज आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो है वो सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी लगातार आप लोगों के लिए विज्ञान में जीव विज्ञान की बातें हो रही होंगी, है ना। उसके सर भी आपके लिए आ रहे होंगे, मैथ्स वाले सर मैथ्स के लिए आ रहे होंगे, और आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स में देखते हैं कि आरआरबी के अंदर क्या पूछे जाते हैं, पिछले कुछ एक सालों में क्या-क्या पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और उन सारी चीज़ों पे कुछ थोड़ी बहुत थ्योरीज़ पे भी बात करेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या फ़ॉर्मूला है, सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल केवीआर लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज़रूर करना, ठीक है? ओके, चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रहा है? कहता है निम्न में से कौन-सा कथन गलत है? ध्यान से बात को ये देखिएगा कि निम्न में से कौन-सा कथन गलत है, ठीक है? कथन क्या कहता है? कहता है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो, है ना? तो वस्तु तैरती है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? पहले सबसे पहली बात कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उत्प्लावन बल कहते किसको है? तो उत्प्लावन बल वह बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी द्रव में आरोपित होता है ना? द्रव यानी फ्लूइड में, द्रव में कह लीजिए या फिर आप गैस में भी कह सकते हैं, उत्प्लावन बल दोनों में कार्य करता है ना? उत्प्लावन बल जो आपका होता है ना, वो द्रव में भी काम करता है और आपका यहाँ पे जो हवा यानी गैस जो होती है उसमें भी काम करता है, दोनों में, यानी फ्लूइड के लिए होता है ना? जो फ्लूइड किसको कहते हैं? जो बहाव वैसे पदार्थ जो बहते हों, है ना? उसे कहा जाता है। तो उत्प्लावन बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है? तो यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो, उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अगर कम होती है, तो वस्तु तैरती है, ये चीज़ है। भई अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अगर कम होगा तब तो वस्तु डूब जाएगी, है ना? वस्तु तो डूब जाएगी, ठीक है? ये चीज़ हो गया। दूसरा कहता है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है, उत्प्लावन बल अगर ज़्यादा लग रहा है, वस्तु के भार से ज़्यादा लग रहा है तो वस्तु तैरती है, यानी कि वस्तु को तैरा के रखती है। फिर कहता है यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। भाई इसमें क्या होता है? और उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्या होता है ना, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु तैरती है क्या? अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम, पहली बात है ये आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कथन को सही से समझना है। अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, तो वस्तु तैरेगी तो नहीं। क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी, वस्तु के भार से कम हो रहा है, तो वस्तु डूब जाएगी, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वस्तु तैरती है, तो कथन गलत कौन-सा है? अगर वस्तु के भार से कम होगा उत्प्लावन बल, वस्तु तैरेगी नहीं बल्कि वस्तु डूब जाएगी, ठीक है? ये चीज़ है। दूसरा भी ध्यान से देखिएगा कि अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है, ये तो कथन सही है एकदम, ये बिल्कुल सही कथन है ना? हमने ये सारी चीज़ें नहीं ली हैं। अब मैं कलर ले लेता हूँ, कलर कौन-सा है हमारे पास? ब्लैक कलर या येलो कलर ले लूँ, कौन-सा चलता है? ये ब्लैक कलर ठीक नहीं लगता है, तो रेड कलर ले लूँ? येलो कलर, चलो ठीक है, यही रखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या कहता है, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होती है तो वस्तु तैरती है। हाँ भाई, वस्तु तो ऊपर आ जाता है, उत्प्लावन बल वस्तु से अधिक होगा तो तैरा के रखेगा, तो ये तो कथन सही है भाई। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तरल के अंदर नहीं तैरती है, बल्कि क्या होता है कि आधा भाग उसका ऊपर रहता है, आधा भाग नीचे रहता है। अगर वस्तु के भार के बराबर अगर रहता है उत्प्लावन बल, तो ऐसा होता है। तो एक तरह से ये कथन भी सही ही आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना? ये कथन भी आपका सही है। इनमें से कोई नहीं वाली बात तो ऑप्शन है ही नहीं। इसमें एक कथन तो बिल्कुल गलत है और ये है कथन ये। तो ऑप्शन आपका कौन-सा होगा? ये कथन गलत है। तो आप इसका ऑप्शन मार सकते हो, आंसर इज़ ए। आंसर क्या मार सकते हो? ए मार सकते हो। आप आंसर क्या मारोगे? ए मारोगे। समझ में बात आ गई? क्या मारोगे? ए। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये चीज़ है। तो इसका आंसर कौन-सा होगा? ए होगा आंसर। क्यों? क्योंकि भई जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु तैरेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी। ठीक है? अगर तो ऐसा ठीक है, तो वस्तु के भार से कम होगा तो हो सकता है वस्तु वस्तु का भार तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि सीधी-सी बात कह रहा है वस्तु के भार से। तो सीधी-सी बात है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे काम करना है ना? कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है।
क्योंकि इसमें निहित है। क्या है भाई? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला जो पानी होता है, इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है क्या कि जब हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जहाँ पे पानी से बिजली उत्पादन किया जाता है या बिजली को बनाया जाता है ना? तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी काफ़ी ऊँचाई से एकदम, जैसे ना ये पहाड़ है, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है आपका, ठीक है? तो यहाँ तक पानी का लेवल रहता है, यहाँ तक पानी का लेवल पहले जमा कर लिया जाता है, यहाँ तक पानी का लेवल जमा कर लिया जाता है पूरा, ठीक है? ये इस तरीके से बाँध बनाया हुआ रहता है और उसके बाद पानी क्या करता है, उसके बाद यहाँ से कहीं से एक पाइप लगा, पहले उस बहुत सारा गेट रहता है, जब क्या कहता है, बाँध बनाया रहता है, डैम बनाया रहता है, तो क्या होता है, गेट खोल दिया जाता है। जैसे ये है ना, ये मान लीजिए कि ये आपका गेट है इस तरीके से, जब देखा कि गेट से ऊपर रहता है, इस तरीके से गेट रहता है ना? जब देखा कि पानी का लेवल बढ़ गया है, तो क्या करता है, गेट को यहाँ-यहाँ से खोल देता है, ठीक है? यहाँ-यहाँ से कुछ जगहों से क्या करता है, गेट को खोल देता है। जब कुछ जगहों से गेट को खोल दिया जाता है, तो क्या होता है कि पानी जो होती है ना, सीधे बहने लगती है और यहाँ पे जो होता है, चक्री टाइप का टरबाइन लगा रहता है, इस तरीके से लगा रहता है। भई अच्छा से सर बना दीजिए ना टरबाइन। चलिए ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। भई ये टरबाइन होता है, ठीक है? इस तरीके से होता है। ठीक है? ये चीज़ होता है आपका। फिर यहाँ से आपका जो है इस तरीके से रहता है। तो ये इस तरीके से पूरा चक्री जो है वो पूरा घूमता है और यहाँ से आपका जो है कनेक्टेड रहता है भई, अंदर से कनेक्टेड रहता है, अंदर से आपका कनेक्टेड रहता है। यहाँ से जनरेटर, यहाँ पे एक जनरेटर रहता है, ये पूरा घूमता है और बिजली उत्पादन फिर आगे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा तो पानी में नहीं रहता है, विद्युत ऊर्जा जो रहती है वो पानी में नहीं रहती है, वो विद्युत ऊर्जा जो वो तो नहीं रहती है। स्थितिज ऊर्जा की बात है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा तो बनी हुई है पहले से। अब पानी बह रहा है, कह भी रहा है कि स्टेशन पर बहने वाला पानी, बहने वाला पानी। रासायनिक ऊर्जा की तो बात ही नहीं हो सकती है। तो कौन-सा होगा? गतिज ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप ये मान सकते हो इसमें कि गतिज ऊर्जा इसका रहता है। बात समझ में आ रही है सबको? सारी चीज़ें ध्यान से रखना है इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वे क्षेत्र जहाँ घनत्व के साथ ही दाब अधिक हो, घनत्व के साथ दाब अधिक होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, चढ़ाई कहते हैं, आयाम कहते हैं या विरलीकरण कहते हैं। विरलीकरण कहने का मतलब है, सबसे पहले ये तो बात बता देते हैं कि दाब, दाब जो होता है वो आपका क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल की बात हो जाती करता है। बल बटा क्षेत्रफल। चढ़ाई करने का मतलब ऊपर चढ़ रहा है तो इसका तो आयाम, मतलब आयाम इसका लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है आयाम होता है ना? तो जहाँ क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वे क्षेत्र हैं, जहाँ घनत्व के साथ दाब अधिक होता है, घनत्व भी है और दाब भी अधिक होता है, आयाम है या विरलीकरण है। विरलीकरण कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हो एक तरह से कि अ, हम लोग किसी भी वस्तु को जो है ना, किसी वर्गीकरण यानी विरलीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी अलग किया जाना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें होती है। तो जब अलग करते हैं तो कभी भी वर्गीकरण कहा जाता है। इसको आप एक तरह से वर्गीकृत कर सकते हो, अलग-अलग करना होता है, वर्गीकृत, है ना? वर्गीकृत कहते हो या फिर वर्गीकरण भी कहते हो। तो विरलीकरण उसी को कहा जाता है, यानी अलग-अलग करना। तो जब हम अलग-अलग करते हैं, तो वहाँ पे दाब जो होता है वो अधिक होता है। दाब अधिक लगाएँगे तो कभी भी विरलीकरण करेंगे ही नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, आप ये ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते हो, है ना? ये ऑप्शन नहीं लगा सकते हो। दाब के साथ-साथ घनत्व, अब यहाँ पे एक चीज़ चढ़ाई की बात अब अगर कर रहे हैं, तो जैसे-जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर, है ना? यानी पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे आप इस चीज़ को देखोगे, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना? वो क्या होता है, वो घटता है। लेकिन वहाँ पे घनत्व जो होता है, गैसों का घनत्व भी कम जाता है ना? वहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं। तो हम लोग सीधी-सी बात ये कर सकते हैं यहाँ पर कि दाब की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी दाब होगा। दाब इसका सही ऑप्शन होगा। क्यों? जैसे दिखाते हैं। दाब का फ़ॉर्मूला क्या होता है? बल बटा, बताते हैं, बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल, ये होता है, ठीक है? प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहा जाता है ना? अब देखिए घनत्व की बात जब करते हैं, तो अब यहाँ से देखिए दाब बराबर जो फ़ॉर्मूला हम बल बराबर जो फ़ॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? बल का फ़ॉर्मूला क्या बनता है? F बराबर ma यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण बटा क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल को एरिया का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? ये चीज़ कर सकते हो।
इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, दाब का जो हमारे पास बात हम लोग करेंगे दाब का, है ना? ये मास है, मास का क्या होता है? मास का फ़ॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पे घनत्व बराबर देखिए, घनत्व बराबर क्या होता है फ़ॉर्मूला? द्रव्यमान, है ना? द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है, ये तो सबको पता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है यहाँ पे, ये पता है आपको। तो हम इसको रो से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये घन द्रव्यमान m से रिप्रेज़ेंट होता है और ये v से रिप्रेज़ेंट होता है। चलिए यहाँ पे समझ में आ गई। तो आप द्रव्यमान की जब बात करोगे तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुना आयतन, घनत्व गुना क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, है ना? तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, द्रव्यमान के जगह पे क्या रखिएगा? घनत्व गुना आयतन रखिएगा। बाकी का तो त्वरण हमारे पास है ही, त्वरण तो हमारे पास है ही। नीचे आपका एरिया आ जाता है ना? ये क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। अब इसको देखिए दोनों को बराबर हम कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। एरिया तो ख़ैर है ही। तो देखिए क्या हुआ, अब घनत्व के साथ दाब अधिक होता है तो देखिए दाब यानी प्रेशर और यहाँ घनत्व आ गया ना, तो घनत्व भी अगर मान लीजिए कि ये सब हम स्थिर रखते हैं, तो ये सीधा समानुपाती घनत्व के हो जाता है। यानी कि दाब बढ़ाइएगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। यानी कि हमारे पास ए नंबर ऑप्शन सही है। इसका एक और तरीका हो सकता है, वो तरीका भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। थोड़ा-सा सिखा देता हूँ। जैसे दाब का जो विमा होता है, दाब की जो विमा होती है ना? विमा से भी हम लोग काम कर सकते हैं। जो विमा होती है, दाब की जो विमा होती है वो क्या होती है? दाब की विमा आप लोग लिखते हो एम, है ना? एमएल टी माइनस टू होता है, ठीक है? और नीचे आपका देखिए नीचे क्षेत्र है जो है वो कितना है? एल स्क्वायर हो जाएगा मीटर। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी विमा बन जाएगी एम, ये ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1 और टी का पावर -2 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे अब आइए इधर, घनत्व पे आइए। तो घनत्व पे भी जब हम लोग बात करते हैं घनत्व पे तो ये मास हो गया एम, ठीक है? और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एल लगा दीजिए, एल भी लगा सकते हैं, एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे घनत्व बराबर कितना हो जाता है? एम एल क्यूब हो जाता है, -3 हो जाता है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों से क्या बात बनेगी कि सर इसकी तो बात यहाँ पे ये आ जाती है, यानी इसकी विमा तो ये आ जाती है ना? और इसकी विमा ये आ जाती है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसमें टाइम की भी बात होती है। हम लोग टोटल दाब पे बात कर रहे हैं, है कि नहीं बात? तो जो क्वेश्चन आपको कह रहा है घनत्व के साथ दाब भी अधिक होता है, तो घनत्व के साथ दाब अधिक होने का मतलब है कि दाब ही आपका सही आंसर होगा, ना चढ़ाई होगा, ना आपका आयाम होगा, ना ही आपका विरलीकरण होगा। दाब आपका सही आंसर होगा क्योंकि अगर हम बीमा की भी बात करेंगे तो बीमा में हम लोग देखेंगे कि इसकी बीमा जो होती है एल का पावर -3 आता है और इसकी बीमा जब दाब की देखते हैं तो एल का पावर -1 और t-2 आता है। तो विमीय रूप से तो ये दोनों सही नहीं है। विमीय रूप से ये दोनों सही नहीं है, लेकिन समीकरण के अनुसार अगर हम दोनों की बात करें तो समीकरण के रूप से ये दोनों सही है क्योंकि दाब बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? घनत्व गुना आयतन गुना त्वरण बटा क्षेत्रफल, है ना? इसीलिए हम वो वाला ऑप्शन लगाएंगे। चलिए समझ में आ गई बात, आगे बात करते हैं। कहता है तांबा का प्रतिरोधकता, तांबा की प्रतिरोधकता क्या होती है? आपको पता है 1.69 into 10 to the power -8 ओम मीटर, 1.69 into 10 to the power 0 ओम मीटर, 1.69 into 10 to the power +8 है। ये 2 नहीं होगा बेटा, ये ओम होगा, ठीक है? सब लोग ध्यान रखिएगा, ये ओम होता है, ओम मीटर। और 1.69 into 10 to the power -10 ओम मीटर की बात होती है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात की जो तांबा होता है, तांबा की प्रतिरोधकता, पहले ये बात कर लो कि प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता बराबर होता है RA बटा L, RA बटा L। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? किसी भी सबस्ट्रा यानी किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है कि तांबा की प्रतिरोधकता को याद रखने के लिए हम लोग प्लस वाला तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये प्रतिरोधकता हो नहीं सकता है ना? ये बहुत ज़्यादा है,
ठीक है? ये भी ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बात आ गई आपकी 1.69, तो हमेशा याद रखिएगा इसकी प्रतिरोधकता 1.69 × 10⁻8 ओम मीटर होता है। चौथा नंबर नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। कहता है निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है, एक ही माध्यम में भिन्न गति से, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति से, लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकंड से, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से। तो देखिए भैया, तरंग जो भ्रमण करती है तो एक ही माध्यम में भिन्न गति से कर सकती है? नहीं, एक माध्यम है तो एक ही गति से करेगा। विभिन्न माध्यमों में एक ही गति से? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं। लकड़ी में 10 मीटर प्रति, नहीं 10 मीटर। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से आपका ये गति करेगा। समझ में बात आ गई? चलिए नेक्स्ट, ये चीज़ है। डैश इकाई जूल पर सेकंड है। भाई किसका जूल पर सेकंड होता है? तो शक्ति का। शक्ति P बराबर पावर बराबर W बटा क्या होता है? टाइम, है ना? तो W का क्या होता है? जूल, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो बस सीधा मार दो जूल प्रति सेकंड यानी कि शक्ति का। ये सब इजी-इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना? ग्रुप डी के बहुत आसान-आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किस मामले में भाई? सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक पवन चक्की कुएँ से पानी निकाल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वज़न लेकर चल रहा है। अब कहता है कि क्वेश्चन जो देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी का जो ग्रुप डी का, एनटीपीसी नहीं कहेंगे, ग्रुप डी का जो है, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। भाई ये जब एक इंजन ट्रेन को खींचेगा तो कार्य होगा ही होगा। एक पवन चक्की कुएँ से पानी निकाल रहा है तो भी यहाँ पे कार्य होगा, है ना? एक गधा अपनी पीठ पर वज़न लेकर चल रहा है तो भी कार्य होगा। तो सुमन एक पुल में तैर रहा है। पुल में कोई तैरता है? पानी में नहीं तैरता है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। थोड़ा-सा क्वेश्चन देख कर के भी हँसी आती है, ठीक है? लेकिन पुल पे कोई तैरता तो नहीं है, सब तैरता है पानी में। गज़ब क्वेश्चन है। चलो भाई, इसका निम्न में से किस मामले में, तो पहले वाले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, बाकी सारे में कार्य हो रहा है, ठीक है? ये तो कोई भी बता सकता है। नेक्स्ट, कहता है उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? भाई उस ताप को क्या कहोगे जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू होता है? तो द्रव जब उबलना शुरू होता है तो हम लोग उसको क्वथनांक कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहा जाता है? वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव उबलना शुरू करता है ना? इसे कहते हैं। समझ में बात आ गई यहाँ पे? क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट, विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलम्ब के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वाह! बहुत अच्छा। क्या क्वेश्चन है? कुछ विभवांतर V बराबर आपका देखिए 40 वोल्ट का दे रहा है, बनाओ भाई, ग्रुप डी है। चार्ज आपका दे रहा है कितना? 0.5 कूलम्ब का। तो आपको प्रेषित कार्य, तो सब लोग जानता है V बराबर फ़ॉर्मूला होता है W/Q, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ 40 वोल्ट का हो गया और गुना में 0.5 ओम कूलम्ब का, तो सब अपने-अपने ऐसा यूनिट में ही है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? भाई 1 हटा दो, तो ये कर दो, लो बहुत बच्चा वाला, तो 20, है ना? जूल का कार्य संपन्न होगा। तो लगा दो यहाँ 2 नंबर। इतना ईज़ी क्वेश्चन दे दे भाई तो ग्रुप डी तो तुरंत निकल जाए, धड़ाम-धड़ाम से। लेकिन फिज़िक्स की ही बातें हैं और किसी चीज़ की नहीं। चलिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना? सुमन पुल पे तैर रहा है, पुल में। चलिए, नेक्स्ट, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पे लागू होता है? भाई डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तो डाल्टन का जो आंशिक दाब का जो नियम होता है, भाई डाल्टन ने अपने-अपने कुछ नियम दिए थे, प्रतिपादित किए थे डाल्टन ने, है ना? रसायन को लेकर के, गैसेज़ को लेकर के उन्होंने कुछ अपने नियम प्रतिपादित किए थे।
तो जब नियम प्रतिपादित कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए H2Cl2 होता है, CO H2 है ना? ये सारी चीज़ें हैं, फिर अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें से किसी पे भी लागू नहीं करता है। ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, किसी भी समीकरण पे लागू नहीं होता है, क्योंकि डाल्टन ने जो नियम दिए थे अपने, है ना? आंशिक दाब का जो नियम उन्होंने दिया था, वो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड पे दिया था, ठीक है? तो इसमें कोई नहीं है। देखिए यहाँ CO प्लस H2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही नहीं, है ना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस H2 है, ठीक है? तो क्या होगा? कुछ तो नहीं हो सकता है। जहाँ पे अमोनियम है ना? अमोनिया और HCl है, तो अमोनिया और HCl में क्या हो जाएगा? अगर आप लगाइएगा तो आपका यहाँ पे, है ना? सोडियम भी नहीं है, क्लोरीन भी, यानी कि NCl क्या होगा? एन कुछ कोई समीकरण ही नहीं बनने वाला है यहाँ से, है ना? यहाँ से कोई समीकरण नहीं बनेगा। नाइट्रोजन, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन अलग हो सकता है, लेकिन क्लोरीन वगैरह, जहाँ तक H2 क्लोरीन, ये कोई समीकरण ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं की बात होगी। चलिए नेक्स्ट, क्या कहता है? यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते कफ कफ नहीं वक्त, तो इससे दाब प्रति इकाई, भाई यदि किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते वक्त, यहाँ लिख सकते हैं आप वक्त, क्या लिख सकते हैं? वक्त, तो इससे दाब पर क्या असर पड़ेगा भाई? बल, दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बढ़ाइए, बल बढ़ेगा, बढ़ जाता है क्या, है ना? दाब, तो इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ेगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पूछ रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, तो जब बल बढ़ाइएगा तो दाब भी आपका प्रति इकाई पर बढ़ जाएगा, है ना? तो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इनमें से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? समान त्वरित गति का समीकरण कहने का मतलब है v इज इक्वल टू, ये तो कोनो समीकरण ही नहीं लग रहा है जी, ठीक है। एगो ये समीकरण लग रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चलो ठीक है, ये दिख रहा है। ये भी कोई समीकरण ही नहीं दिख रहा है, इसमें एगो हाफ ए टी स्क्वायर छूट गया, तो हाफ लगा लीजिएगा, ठीक है। एक ये समीकरण है, समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो समान त्वरित गति का समीकरण एगो ये नहीं है, और ये वाला, बाकी तो इसमें है, ये है सब, ठीक है। इसमें सारी चीजें हैं, समझ में बात आ रही है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट, वाहन की गति जानने में मदद करता है कौन? स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर थोड़ी करता है, वेलोमीटर, वोल्टमीटर नहीं। नेक्स्ट, ये सब इसे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, याद ये लिखा देते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साइड में जो भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ, जैसे बाकी चीजों पे भी मैंने लिखाया आप लोगों को, जैसे कि ये मैंने बना के दिखाया, ये आपको मैंने समीकरण बना के दिखाया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कैसे-कैसे, ये दोनों तो विमीय रूप से सही नहीं है ना? बाद बाकी यहाँ से ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाई कि ये प्रतिरोधकता का समीकरण होता है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान से रखना, ताकि आपको जो है काम आ जाए, ठीक है? समझ में बात आ रही है? ये सारी चीज़ें जो मैं लिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखना, ताकि आपको आगे चल कर के काम आ जाए। नेक्स्ट, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर हो गया। अब यहाँ से देखिए, किलोवाट घंटा भी बता दिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसको याद रखें, क्योंकि हो सकता है तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना? याद रखें। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा से लिखा दे रहा हूँ बगल में, वो आप नोट करते जाइएगा, ठीक है? अब कहता है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। हवा में जो ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य, लंबी, अनुप्रस्थ, प्रवर्धित। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं जब, क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाता है? जब तरंगे, है ना, ये लिख दे रहा हूँ, जब तरंगे, है ना, माध्यम माध्यम के लंबवत गति करे, है ना, लंबवत गति करे,
लंबवत गति करता है ना? लंबवत गति करे, है ना? लंबवत गति करे का कहने का मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है? जैसे ये माध्यम है, तो लंबवत ऐसे गति करेगा, ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें हो गई, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? उच्च बनेगा, ये आपका गर्त बनेगा, ये ऊर्ध्व, ये गर्त, ये ऊर्ध्व, ये गर्त, इस तरीके से देख रहे हैं? लंबवत गति कर रहा है, इस तरीके से देख रहे हैं? ये लंबवत गति कर रहा है यहाँ पे, तो ये अनुदैर्ध्य होता है, लंबी का कोई मतलब ही नहीं। अनुप्रस्थ जब तरंग, है ना? ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। जब तरंगे, है ना? माध्यम के समानांतर चले, माध्यम के समानांतर चले, जैसे माध्यम चल रहा है वैसे ही चले, है ना? गति करे। तो माध्यम के समानांतर जब गति करता है तो उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये माध्यम है, तो ये भी इसी तरीके से गमन कर रहा है, इस तरीके से, है ना? तो ये चीज़, तो हवा में जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग से गति करती है, ना लंबी होती है, ना अनुप्रस्थ होती है, ना प्रवर्धित होती है। अनुप्रस्थ जो ध्वनि होती है वो सिर्फ़ ठोस वस्तुओं में चलती है ना? सिर्फ़ ठोस वस्तुओं में ऐसा होता है, और बाकी जो अनुदैर्ध्य होता है ये तीनों में चलता है ना? हाँ, गैस में भी चलता है, ठोस में भी चलता है और द्रव में भी चलता है। ठीक है? नेक्स्ट कहता है यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा सकता है? ये तो ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि मज़ा आ गया देख करके, ऑप्शन देख करके मज़ा आ गया। मैनेजमेंट को एक बार बोलेंगे, भाई आपका जो ऑप्शन रहता है वो हमको मज़ा आ जाता है देखने में, है ना? तो M का फ़ॉर्मूला लगा लीजिए, F/A होता है, यानी कि F/A, Fx A, F/A ये लगा दीजिए, है ना? ये चलिए, समझ में आई बात? नेक्स्ट कहता है 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई ऊर्जा की गणना करें। भाई एक दिन में कितना हो जाता है भाई? एक दिन की बात कर रहा है, प्रति घंटे प्रतिदिन 6 घंटे चलता है। तो बताइए कि हमने आपको 1 किलोवाट अभी जस्ट अभी आपको हमने बताया था 1 किलोवाट आवर बराबर आपका कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पे हम बात किए थे। बताए थे आपको इतना, है ना? ये चीज़ आपको अभी हम जस्ट बताए थे, यानी कि अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में इतनी जूल ऊर्जा खपत हो जाती है, ठीक है? तो अब 60 वाट का है, किलोवाट, है ना? ये 1 किलोवाट, 1 वाट 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1000 वाट, ये तो आपको सब पता है। तो हमको सीधा करना क्या है, विद्युत बल इकाई ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो 6 घंटे चलता है, तो हमको इतना तो ज़्यादा जानना नहीं है, हमको क्या करना है, सीधा फ़ॉर्मूला लगाइएगा P बराबर W/T। P बराबर W/T, हमको यही चीज़ करना है, तो P आपका कितना दे रहा है? 60 वाट का दे रहा है, ठीक है? चलिए ठीक है, 60 वाट का है, रहने देते हैं। W हमको ज्ञात ही करना है, टाइम आपको 6 घंटे दे रहा है, तो भैया 6 घंटे जब दे रहा है, तो 6 घंटे को आप 3600 से गुना कर दो, ठीक? क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना आप लोग, तो जब 6 और गुना हो गया 6 और गुना हो गया 3600, यानी कि अब आपका हो गया W, ठीक है? तो आप क्या करोगे इसको, 6 चक्का 36 यानी 360 और गुना 36, इधर ये भी आ गया। अब ये बराबर वाट आ गया, तब 1 किलोवाट, है ना? 1 दिन की गणना हमको पूछ रहा है ना? कि 1 दिन में प्रयुक्त इकाई, पूरे 1 दिन की बात कर रहा है, आप इतना ध्यान रखिएगा। पूरे 1 दिन की बात की जा रही है आपसे। अब 1 दिन में जो होता है, जब 6 घंटे जो होता है, 6 घंटे में तो आपका इतना कर दिया, है ना? तो 24 घंटे में कितना करेगा? 24 घंटे की बात हम लोग की होगी। तो अब करना कुछ नहीं होगा, बस आपको इससे भाग दे दीजिए। इससे भाग दे दीजिएगा, आपका सारा दुःख दूर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 आ रहा है ना? चलिए, अब आपको हम एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे एक काम करो आप, 36 है ही, गुना इधर भी 36 है और गुना इधर से आप क्या करो, 36 36 2 जीरो इस पे 1 जीरो, यानी कि 10 पर कितना जीरो, 3 जीरो तो ऐसे ही पहुंच गया, और नीचे आपका जो है कितना है 3.6 है, इंटू में 10 का पावर 6 ऐसे ही जा रहा है, 1 जूल और बढ़ा दो, यानी कि 36 गुना 36 और गुना 10 का पावर इधर 4 हो गया, और नीचे आपका हो गया 36 और गुना 10 का पावर 6 हो गया, ये से ये काट दो और एक से एक ये काट दो, तो आपका बच गया कितना, W बराबर 36 और कितना हो गया, नीचे 10 का पावर 2 आ गया, यानी कि 0.36 है, फर्स्ट नंबर आ जाएगा, इतनी इकाई हो जाएगी, है ना? समझ में बात आ गई?
0.36 इकाई आपका आंसर। सब ध्यान से रखना होगा, है ना? कि हमारा कितना आ रहा है और कितना से हमको भाग, तो बस जितना आ रहा है उतना से भाग दे दीजिए। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी है, पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होनी शुरू हो जाती है। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे-धीरे अपने हाथ पीछे की ओर करता है। रॉकेट लॉन्च करना। भाई एक बात बताओ, ये तीनों में से ये तो न्यूटन का प्रथम गति नियम से बताता है ना? जब हम पैदल चलते हैं तब पैडल मारना बंद करते हैं तब साइकिल चल रही होती है। तो ये भी कुछ दूर के बाद जा कर के तो ये आपका जो होता है ये भी न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करता है ना? तेजी से आती हुई बस ये भी जो गेंद को जब पकड़ता है तो गेंद के साथ पीछे की ओर हटता है तो ये द्वितीय गति नियम का पालन करता है। एक बच गया रॉकेट लॉन्च, तो ये ऑप्शन ये गलत, ये गलत, ये गलत। आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने आप लोगों को मैंने करा दिया है, ठीक है? अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब जो हमारे पास बातें आएँगी कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब जो है हमारे लिए क्या करना होगा? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा-सा बढ़ाते हैं इसको हम लोग, ठीक है? ओह माय गॉड! चलो भाई यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा-सा हम ये कर लेते हैं, है ना? चलिए भैया, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो होता है ना? अब जो है हम लोग अब नेक्स्ट जब हम बोलेंगे, है ना? अपनी मैनेजमेंट टीम को बोलेंगे कि भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग देखें, आज के लिए हमारे पास बस इतनी ही चीज़ें होंगी। आज के लिए बस 20 क्वेश्चन्स आपके लिए मैंने किए, है ना? इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो फिर हम लोग और भी क्वेश्चन्स को करेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मन लगा के आप लोग तैयारी कीजिए और आप लोग के लिए ग्रुप डी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।